नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शुभेंदु और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे बारे में कुछ लिखा हुआ है। मैं पेपर 2 का ज्योग्राफी ट्रेनर हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। बीए ऑनर्स मैंने ग्रेजुएशन में किया था। एमए ज्योग्राफी मैंने मास्टर्स में किया था। फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं केबी ईडीयू कुमार भरत एजुकेशन पर। मोर देन 2 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं एक वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ। ठीक है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आपके वीडियोस कब आते हैं, हमें पता ही नहीं पड़ता क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आ पाता। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि यूट्यूब पे अभी एक नोटिफिकेशन ग्लिच चल रहा है जिसकी वजह से सब्सक्राइब करने पर भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों? मान लीजिए आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पर, आपको क्या करना है, यहाँ पे टैप करना है। जैसे ही आप इस जगह पे टैप करेंगे चैनल नेम पर, तो आप इस चैनल के होम पर पहुंच जाएंगे। होम पे जाने के बाद आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट टैब पर क्लिक करेंगे तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट वाले पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपको सारे कोर्सेज विद नेम और वीडियोस के अकॉर्डिंग आपको दिख जाएंगे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पे आपको मेरा कोर्स भी दिख जाएगा, ज्योग्राफी बाय शुभेंदु मुखर्जी एनटीए यूजीसी नेट। ठीक है, तो ये इतना आसान है। अगर आपने नोटिफिकेशन आपको नहीं आ रहा है, इवन आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए क्योंकि नोटिफिकेशन ग्लिच जो है वो कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली फिर से नोटिफिकेशन आने लग जाएंगे। लेकिन तब तक आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको मेरे वीडियोस देखने हैं। यहाँ पे आप चैनल नेम पे टैप करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आप मेरे जो चैनल प्लेलिस्ट है उसको आप ढूंढ लेंगे, ज्योग्राफी पेपर 2 बाय शुभेंदु मुखर्जी। ठीक है, ये बहुत आसान है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको इतना एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। ये कोर्स किन लोगों के लिए बनाया गया है? तो ये कोर्स स्पेसिफिकली यूजीसी नेट ज्योग्राफी एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है। इसके अलावा कोई भी ज्योग्राफी एंथुसियास्ट या कोई भी एग्जाम के लिए जो ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं वो उसको पढ़ सकते हैं। ये कोर्स दोनों ही हिंदी और इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये ना सोचें कि हमें कोर्स ये हमारे लिए नहीं है या सर तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। इस कोर्स में दोस्तों मैं इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करूंगा और जो टेक्निकल टर्म्स होंगे वो हम इंग्लिश के यूज़ करेंगे। उसका कारण ये है, देखो आप अगर इस एग्जाम को निकालते भी हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ बन जाते हो, तो आपको आगे जाके पीएचडी करनी ही करनी है। 2021 के बाद वैसे ही वो कंपलसरी हो रहा है। तो पीएचडी के अंदर अगर आपको ज्योग्राफी के इंग्लिश टेक्निकल टर्म्स पता है तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आपकी रिसर्च थोड़ी सी ईजी हो जाएगी और आपको आगे दिक्कत भी नहीं आएगी। इसी वजह से हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो होगी इंग्लिश लैंग्वेज और जो टेक्निकल टर्म्स होंगे वो मैं यूज़ करूंगा इंग्लिश वाले। ठीक है, इस कोर्स में आपको कंप्लीट कोर्स कवरेज मिलती है और जो आपको स्क्रीन पे मैटर दिखेगा या इवन आप नोट्स भी जब आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं मेरा कोर्स, तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। ठीक है, जो हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं और जो हम एक बार कर भी चुके हैं वो हम फिलहाल इस चैनल पे करेंगे। कुछ टाइम बाद हम शिफ्ट कर जाएंगे दूसरे चैनल के अंदर जिसका नाम है लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट क्वेस्ट। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम एमसीक्यूज जो है यहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, नो कंफ्यूजन। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी टीम के बारे में। ये हमारी टीम है जो रात दिन लगी हुई है आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए और आपकी प्रिपरेशन इजी करने के लिए। आपको मेरा कोर्स हर रोज 8 बजे दिख जाएगा दोस्तों ज्योग्राफी का। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो भी आप इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर मेरा कोर्स देख लीजिए कि कहीं 8 बजे कोई कोर्स आया है या नहीं आया है। आपको हर रोज ये करना पड़ेगा ताकि आपको वीडियोस जो है मिलते रहे और आप वीडियोस को देखते रहें। ठीक है, इवन इफ आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप हर रोज 8 बजे आइए और इस मेरा जो कोर्स है वो आप ढूंढ लीजिए, आपको वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, अब बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में। ये एक इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं? पहला फायदा है कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स से मतलब यह है कि सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। लाइव टेस्ट एंड क्विज से आपको आपकी लर्निंग इवैल्यूएट करने का मौका मिलेगा कि आप कितने पानी में हैं। और डेली लाइव क्लासेस से आपका शेड्यूल बनता है और आप अपने लाइव डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है जब तक के लिए आप सब्सक्राइब करते हैं। ये सारे जो आप नाम देख रहे हैं दोस्तों, ये इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे हैं और आने वाले समय में आपको और कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे। ये सारे कोर्सेज जो हैं अभी इस वक्त चल रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं किस तरह से आपको अनअकैडमी में सब्सक्राइब करना है। ये मुद्दे की बात है तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है iOS या प्ले स्टोर पे जाके। उसके बाद अपना गोल सेलेक्ट कीजिए, जैसे यूजीसी नेट हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने मंथ्स के लिए सब्सक्राइब करना है यानी कि आपको कितना ज़्यादा वैलिडिटी चाहिए। तो फायदा इसमें होता है जैसे आप इंटरनेट का रिचार्ज भी करते हैं तो आप क्या करते हैं, ज़्यादा दिन की वैलिडिटी वाला लेते हैं क्योंकि आपको वो सस्ता पड़ता है। यहाँ पर भी यही कंसेप्ट है। अगर आप 24 मंथ्स का लेते हैं यानी कि 2 साल का लेते हैं तो आपको वो बहुत सस्ता पड़ेगा, 525 रुपये पर मंथ। और ये लॉजिकल भी है क्योंकि अगर आप छोटे वैलिडिटी का कोर्स लेंगे तो आप 10 यूनिट्स और पेपर 1 नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस प्रिपरेशन को करने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, सारे बच्चे नहीं होते जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं और सारे बच्चों का जो फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होता है। एग्जाम में वही सिलेक्शन ले पाते हैं जिनका फंडामेंटल क्लियर होता है और जिन्होंने एक लेयर्ड स्टडी की है। तो लेयर्ड स्टडी के लिए आपको एक बड़े ड्यूरेशन का कोर्स लेना चाहिए। ठीक है, तो वो लॉजिकल भी है क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकल पाता लोगों का, रिजर्वेशन भी है और सीट्स भी कम है। इसके बाद जेआरएफ की सीट और भी कम होती है। तो अगर आप एक बड़ी वैलिडिटी का कोर्स लेते हैं तो आप प्रिपरेशन ज़्यादा कर रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो रही है तो आपका चांस भी ज़्यादा बढ़ता है।
ठीक है। अगर आप 1 साल का भी लेने का सोच रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप जाइए 24 मंथ्स के लिए, क्योंकि आप 1 साल की फीस दे रहे हैं, उसमें आप 1 महीने की और फीस देके 2 साल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आपको SM NET लगाना है मेरा कोड, जिसमें आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपकी 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो है, 2 साल की वैलिडिटी जो है वो 11,300 रुपए की हो जाएगी। यानी कि आपको 525 रुपए भी नहीं देने दोस्तों, सिर्फ 472 रुपए देने हैं पूरे 2 साल के लिए, जिसमें आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों कवर हो रहा है और आपको कंप्लीट कोर्स कवरेज मिल रही है। मतलब आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको अब बस पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है। तो ये मैं कहूंगा कि ज्यादा वैलिडिटी का कोर्स लीजिए और मेरा कोड लगाना मत भूलिए, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपकी मंथली फी 472 रुपए हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में, वोल्केनोस एंड इट्स टाइप्स। हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों? क्योंकि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है वोल्केनिसिटी नाम से एक टॉपिक है अर्थ मूवमेंट के अंदर। ठीक, अर्थ मूवमेंट के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे सिस्मिसिटी है, वोल्केनिसिटी है, फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स है। ठीक है, तो फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स तो हमने पढ़ लिया था कि फोल्ड्स क्या क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। इसके बाद वोल्केनिसिटी लिखा हुआ है केवल, तो आपको वोल्केनोस से एसोसिएटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो उसके टाइप्स हो, चाहे वो उसके लैंडफॉर्म्स हो और चाहे अपने आप में वोल्केनो हो, वो आपको पढ़ना पड़ेगा यूजीसी नेट लेवल के लिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वोल्केनोस एंड इट्स टाइप्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे वोल्केनोस के लैंडफॉर्म। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई वोल्केनो हम सब जानते हैं ज्वालामुखी को बोलते हैं, और वोल्केनो क्या होता है? जब अर्थ के क्रस्ट जो है, अर्थ के क्रस्ट के नीचे एक ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से गैसेस, मोल्टन रॉक्स और लावा ऐश स्टीम जो है वो जब अर्थ के क्रस्ट को फाड़ के जब बाहर आते हैं उसको हम ज्वालामुखी कहते हैं, जिसको हम वोल्केनो कहते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली उन इलाकों से निकलते हैं दोस्तों, यानी कि ज्वालामुखी जो है, जो अर्थ के अंदर जितने भी मोल्टन मटेरियल्स हैं, चाहे वो ऐश है, चाहे वो लावा है, चाहे वो मैग्मा है, मैग्मा बोला जाएगा, इसका डिफरेंस बताऊंगा मैं आपको। वो जितने भी मटेरियल्स जो अर्थ के अंदर मौजूद हैं, वो रॉक्स जो मौजूद हैं, वो उन्हीं जगहों से बाहर आती है जो रिलेटिवली वीक होते हैं। ठीक है, इसीलिए हर जगह ज्वालामुखी नहीं फट सकता, वो उन्हीं जगहों से फटेगा जो वीकर जोन्स हैं, जो प्रोन जोन्स हैं, जहां से बहुत इजीली जो है मैग्मा और लावा बाहर आ सकता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब वोल्केनोस जो होते हैं वो अलग अलग नेचर के होते हैं। कुछ वोल्केनोस होते हैं जो बहुत एक्सप्लोसिव होते हैं, यानी कि जब वो फटते हैं तो वो बहुत ज्यादा विस्फोट करते हैं, जिसको हम विस्फोटक ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं जो काम वोल्केनोस होते हैं जो एक्सप्लोसिव नहीं होते। तो विस्फोटक ज्वालामुखी जो होते हैं उससे अलग तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, अलग तरह के रिलीफ फीचर्स बनते हैं, और जो काम होते हैं उससे अलग तरह के रिलीफ फीचर्स बनते हैं, जिसको मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप जानते हैं कि भाई एक इसके अंदर टॉपिक है, इसी के अंदर सब टाइप है, मैग्मा, लावा एंड वोल्केनिज्म। उससे पहले आप ये डायग्राम देखिए। ठीक है, इससे आपको रिकॉल हो जाएगा कि जब हमने अर्थ इंटीरियर पढ़ा था तो हमने बात की थी कि भी अर्थ की क्रस्ट जो है, अर्थ का जो इंटीरियर है वो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के अंदर है। ठीक है, और मेंटल के अंदर एक पोर्शन है जिसको हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, और एस्थेनोस्फेयर जो है वो सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर है, और सेमी सॉलिड स्टेट के होने की वजह से इसके ऊपर प्लेट टेक्टोनिक्स जो है मूवमेंट हो पाता है। ठीक है, और एस्थेनोस्फेयर सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर है, इसी वजह से ये एक मैग्मा चैम्बर बनता है और यहां पर चलती है कन्वेक्टिव करंट। अगर आपको ध्यान हो तो ये सारी चीजें जो है हम पढ़ चुके हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले वो वीडियोस देख लीजिएगा, या इस वीडियो को खत्म होने के बाद अब वो वीडियो सारे देखिए जिसके अंदर हमने कन्वेक्टिव करंट के बारे में बात की है, अर्थ इंटीरियर के बारे में बात की है, फिर हमने प्लेट टेक्टोनिक के बारे में बात की है। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके इवन फिजिकल ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा। अगर मैं सीधा एस्थेनोस्फेयर आज बोल दूं, अगर मैं डायरेक्ट ही एस्थेनोस्फेयर से शुरू करूं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि भाई एस्थेनोस्फेयर है क्या। ठीक है, मोल्टन मैग्मा है क्या, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है। इसी वजह से हम चल रहे हैं चेन बाय चेन, कड़ी से कड़ी मिला रहे हैं हम। ठीक है, इसी वजह से आज मैंने लिया है वोल्केनोस। जैसे कि हमने पहले सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, इस वजह से मैंने आज जो है वो टॉपिक लिया है वोल्केनोस, ताकि आपको अब कोई दिक्कत नहीं आए कि मैं कन्वेक्टिव करंट बोलूं या मैं एस्थेनोस्फेयर बोलूं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। ये हमारा क्रस्ट है, लिथोस्फेयर, उसके बाद मेंटल है, और ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है। आउटर कोर जो है वो हमारा सॉलिड स्टेट के अंदर है, सॉरी लिक्विड स्टेट के अंदर है, और ये हमारा सॉलिड स्टेट के अंदर है। ठीक है, फिर हमने एस्थेनोस्फेयर के बारे में बात की थी। तो मैग्मा और लावा के अंदर डिफरेंस क्या है? पहले तो हम समझते हैं कि भाई हमारे अर्थ के क्रस्ट के नीचे मेंटल के अंदर एस्थेनोस्फेयर है, वो एक मैग्मा चैम्बर है। जब वो कन्वेक्टिव करंट से यहाँ पे जब मैग्मा ऊपर की तरफ जाता है और वीकर जोन से जब वो बाहर आता है, उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। सिंपल है, क्लियर है। अब अर्थक्वेक से ज्वालामुखी फटने से जो मटेरियल आ रहा है, ठीक है, उसके दो नाम है, एक नाम है मैग्मा और एक है लावा। ठीक है, दोनों सेम चीज है, लेकिन अगर इनकी लोकेशन बदल दें तो इनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। अगर ये अर्थ क्रस्ट के नीचे है, ये मोल्टन मटेरियल अगर अर्थ क्रस्ट के नीचे है तो उसे हम कहते हैं मैग्मा। ठीक है, जब ये मोल्टन मटेरियल अर्थ के वीकर जोन से फट के, कमजोर इलाकों से फट के जब ये बाहर आ जाता है तो उसे हम कहते हैं लावा। ये बहुत ही कॉमन सेंस का है, लेकिन लोग बाग इसमें आज भी कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, यानी कि जो चीज इनसाइड द अर्थ है, जो एस्थेनोस्फेयर के अंदर है, ठीक है, जो मोल्टन स्टेट के अंदर है, सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर है, वो है मैग्मा।
यानी कि ज्वालामुखी का वो पोर्शन जो बाहर आता है, जब तक वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर छिपा हुआ है तो वो है मैग्मा। ठीक है, जैसे ही वो बाहर आ जाएगा, जैसे ही वो सरफेस पे आ जाएगा तो उसे हम लावा कहते हैं। मैग्मा ऑन द अर्थ इज लावा। ठीक है, इससे कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर एक टर्म है वोल्केनिज्म। अभी तो हम वोल्केनोस पढ़ रहे हैं। वोल्केनिज्म या वोल्केनिसिटी, ये क्या होती है? वोल्केनिज्म, निज्म लग गया मतलब ये कोई फिनोमिना हो गया। फिनोमिना मतलब ये पूरा फिनोमिना जिसके अंदर सॉलिड लिक्विड गैसियस मटेरियल जो है वो पहले मोल्ट हो रहे हैं, उसके बाद वो कन्वेक्टिव करंट से ऊपर आके अर्थ के वीकर जोन से बाहर आ रहे हैं। बाहर आने के बाद ज्वालामुखी फटता है, फिर लावा बाहर आता है, और वो लावा जब मतलब सॉलिडिफाई होता है, ठंडा हो जाता है, फिर उससे रॉक्स बनती हैं। ये पूरा प्रोसेस जो है वो कहलाता है वोल्केनिज्म। यानी कि वोल्केनिज्म में क्या हो रहा है, अर्थ के मोल्टन मटेरियल ऊपर की तरफ आते हैं, कन्वेक्टिव करंट्स में हेल्प करती है, और ऊपर की तरफ आने के बाद ये अर्थ के वीकर जोन से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद लावा बन जाते हैं, लावा बनने के बाद ये ठंडे होते हैं, सॉलिडिफाई होते हैं, कुछ उससे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम देखेंगे आगे सिलेंडर, कोन, शील्ड वोल्केनोस, कंपोजिट वोल्केनोस, इस तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। और ये पूरा लैंडफॉर्म्स बनने के बाद ये पूरा जो साइकिल है कंप्लीट हो जाता है। इसी को हम कहते हैं वोल्केनिज्म। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो भाई वोल्केनोस के क्या कारण हो सकते हैं, किन कारणों से वोल्केनो होता है? पहला तो है कि भाई रिएक्शन ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ मौजूद है, इसी वजह से यहाँ पे गर्मी है, इसी वजह से यहाँ पे कन्वेक्टिव करंट चलती है। आपको पता होगा कन्वेक्टिव करंट का कारण ही यही है कि जो भी रेडियो एक्टिव हीट अर्थ के मेंटल में है रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से, उसकी वजह से कन्वेक्टिव करंट्स जो है वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, कन्वेक्टिव करंट एक और इसका रीजन हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस इसका रीजन हो गया। एक और रीजन है जिसको मैं आगे बताऊंगा, प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, जिसको मैं आगे बताऊंगा प्लेट टेक्टोनिक्स से क्या होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, तो ये इसके कारण है अर्थ के इंटीरियर में रेडियो एक्टिव हीट, ठीक है, कन्वेक्टिव करंट्स और प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से वोल्केनोस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। ये जो मैंने स्लाइड लगा रखी है, ये आपको मैं विजुअलाइज करा रहा हूँ कि मैग्मा क्या है, लावा क्या है। जब तक ये मोल्टन मटेरियल अर्थ के क्रस्ट के नीचे है, यानी कि ये जब एस्थेनोस्फीयर पे है, तो ये है मैग्मा। ठीक है, जब ये फट के बाहर आ जाएगा, ठीक है, और इसे हम कहते हैं लावा। जब ये फट के बाहर आ जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं। ये इसका रियल लाइफ डायग्राम में देख सकते हैं। जब तक ये अर्थ के नीचे है, इनसाइड द अर्थ है, ये मैग्मा है। जब ये फट के बाहर आ गया इस तरह से, इसको हम कहते हैं लावा। ठीक है, आई होप इस वीडियो के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मैग्मा और लावा के बीच में। ठीक है, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको देख सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं वोल्केनो के स्ट्रक्चर के बारे में कि वोल्केनो दिखता कैसा है। ठीक है, वोल्केनो के स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं उसी तरह के वोल्केनो को जो सेंट्रल इरप्शन होते हैं, जिसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, दो तरह के वोल्केनोस होते हैं, सेंट्रल इरप्शन टाइप और फिशर टाइप, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर हम सिर्फ सेंट्रल इरप्शन टाइप वाले का ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज तो हम इसका देखते हैं कि इसका वो स्ट्रक्चर क्या है, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये एक इसका डायग्राम है वोल्केनो का, और ये हमारा जो है वोल्केनो है। ठीक है, ये प्लेट बाउंड्रीज है हमारी, जिसको मैं बताऊंगा। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ओशनिक क्रस्ट है, ये कई कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा कि क्यों कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से वोल्केनोस बनते हैं। एक बार मैं इसको बता चुका हूँ, फिर मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, तो इसका हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। कई बार आपसे स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों स्ट्रक्चर से, तो आपको ध्यान रखना है। ये जो वोल्केनो आप देख रहे हैं, पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके नीचे नीचे बिल्कुल इसके एग्जैक्टली नीचे होता है मैग्मा चैम्बर। ठीक है, और इस मैग्मा चैम्बर से एक बनती है पाइप, जिसको हम कहते हैं वेंट। ये है सेंट्रल वेंट, इसीलिए इसको कहा जाता है सेंट्रल इरप्शन टाइप। ठीक है, वो वोल्केनो जो एक सेंट्रल पाइप से बाहर आ रहे हैं, जो वो मैग्मा जो एक सेंट्रल पाइप से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वेंट। ठीक है, ये जो है इसकी सब वेंट है, सेकेंडरी वेंट्स है। ठीक है, इससे भी जो है मैग्मा बाहर आता है, ये देख सकते हैं यहाँ पर भी मैग्मा बाहर आ रहा है। जब ये मैग्मा बाहर आ गया तो ये लावा बन गया। इससे क्या क्या होता है देखिए, वोल्केनिक बॉम्ब्स निकलते हैं, क्रेटर बनते हैं। क्रेटर वही है, क्रेटर मतलब वो ओपनिंग जहां से मैग्मा बाहर आ रहा है। क्रेटर मतलब वोल्केनो की वो ओपनिंग, वो खड्डा, वो होल जहां से मैग्मा बाहर आ रहा है और वो लावा में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एक इसके अंदर टर्म है पायरोक्लेस्टिक फ्लो। पायरोक्लेस्टिक फ्लो वो होता है एक गैस का गुबार, जैसे ही वोल्केनो फटा तो एक गैस का गुबार निकलता है और वो गैस का गुबार बहुत तेजी से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं पायरोक्लास्टिक फ्लो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके साथ जो है वो ऐश एंड एसिड रेन भी होती है। ठीक है, और ये लावा फ्लो है, जो एग्जैक्टली जो लावा निकल रहा है उसको हम कहते हैं लावा। तो दो तरह के फ्लो देखने को मिलते हैं जब वोल्केनो फटता है, एक होता है लावा फ्लो और एक होता है पायरोक्लास्टिक फ्लो। लावा फ्लो जो होता है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है या सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। पायरोक्लास्टिक फ्लो जो होता है दोस्तों वो गैसियस स्टेट के अंदर होता है, और ये इसकी जो स्पीड होती है नीचे आने की वो बहुत तेज होती है। तो क्या क्या स्ट्रक्चर है इसके अंदर, एक है मैग्मा चैम्बर,
ठीक है। उसके बाद एक ये सेंट्रल वेंट है, फिर ये क्रेटर है जहाँ से मैग्मा बाहर आ रहा है। उसके बाद लावा फ्लो है, ठीक है, जो सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं, और पायरोक्लास्टिक फ्लो है जो गैसियस स्टेट के अंदर होता है, ठीक है। इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। इसके अलावा ऐश फॉल होता है, यानी कि जो राख निकलती है, और एसिड रेन होती है, ये बात हम जानते हैं। तो ये इसका है एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्केनो। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन के बारे में। यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको उसको ढंग से देखना है, ये फ्लो चार्ट आपको ढंग से देखना है। इस फ्लो चार्ट को अगर आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, वॉल्केनो की क्लैरिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो क्लासिफिकेशन हम करते हैं वॉल्केनो का अलग अलग आधार पे, ठीक है। हम कई बार क्लासिफिकेशन करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन पे, यानी कि वो कितने बार इरप्ट होते हैं, कितने सालों बाद होते हैं, ठीक है, कितने महीनों बाद होते हैं, उससे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन। कई बार हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द मोड ऑफ इरप्शन, ठीक है, यानी कि वो उसका जो इरप्शन है, यानी कि मैग्मा जो है वो कहाँ से आ रहा है, किसी पाइप से आ रहा है या किसी क्रैक से आ रहा है, ठीक है, जिसके दो टाइप है जिसको मैं डिस्कस करूंगा। और कई बार हम उसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लावा से करते हैं, यानी कि जो मैग्मा से जो ऊपर की तरफ लावा आ रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। अब जो स्टूडेंट जिसको एसिडिक और बेसिक नहीं पता है, ये बिल्कुल कॉमन सा टर्म है। कई बार लावा जो होता है वो एसिडिक होता है, यानी कि उसका जो पीएच स्केल है वो 7 से कम होता है, तो वो होगा एसिडिक, ठीक है, जो एसिडिक फॉर्म के अंदर होता है, जो एसिड होता है, ठीक है। कई बार ये बेसिक होता है, यानी कि उसका जो पीएच स्टेट है वो 7 से ज्यादा होता है, ठीक है। तो एसिड एंड बेस आपको पता होगा, बहुत कॉमन टर्म है, हमने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा है। तो लावा भी दो तरह के निकलते हैं कुछ वोल्केनोस से, कई बार एसिडिक हो सकते हैं, कई बार बेसिक हो सकते हैं। तो ये इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन है दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, यानी कि कितने बार इरप्ट हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लावा। अब इनके हम सब टाइप्स देखते हैं। पहली बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, यानी कि कितने बार होता है। तो उसके अंदर 3 तरह के आते हैं, जैसे पहला है एक्टिव वॉल्केनो, दूसरा है डोरमेंट वॉल्केनो, और तीसरा है एक्सटेंट वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो वो है दोस्तों जो बिल्कुल रिसेंटली इरप्ट हुआ है, और कई बार ये इरप्ट होता रहता है। एग्जांपल है इसके बैरन आइलैंड्स, ये है इंडिया का, ठीक है, बैरन आइलैंड्स, ठीक है, बैरन आइलैंड्स आपको पता होगा, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉल्केनो है, ये इंडिया के अंदर है, हमारे इंडियन ओशन के अंदर, बे ऑफ बंगाल के अंदर पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो रिसेंटली इरप्ट हुए हैं और ये इरप्ट होने के इसके चांसेस बनते रहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉल्केनोस। फिर आते हैं डोरमेंट वॉल्केनोस, जो इरप्ट नहीं हुए हैं काफी समय से, लेकिन ये इरप्ट हो सकते हैं, इसका मैग्मा चैम्बर अभी भी मौजूद है, ठीक है, इसका मैग्मा चैम्बर खाली नहीं हुआ है, वो होंगे डोरमेंट, यानी कि डोरमेंट पड़े हुए हैं। डोरमेंट अकाउंट, आपने एक वर्ड सुना होगा बैंकिंग के अंदर, डोरमेंट अकाउंट जिसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। इसी तरह से डोरमेंट वॉल्केनोस भी होते हैं, ठीक है, जो काफी समय से इरप्ट नहीं हुए हैं, काफी साल हो गए इसको, ठीक है। फिर होता है एक्सटेंट वॉल्केनो, जो विलुप्त हो चुके हैं, यानी कि इसका जो मैग्मा चैम्बर है वो खाली हो चुका है, अब ये जो है वापस से एक्टिव नहीं हो सकते, और ये वो वॉल्केनोस हैं जो ह्यूमन हिस्ट्री में अभी तक इवॉल्व नहीं हुए हैं। तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर 3 तरह के वॉल्केनोस हैं, एक्टिव, ठीक है, जो बिल्कुल रिसेंटली इरप्ट हुए हैं, 1-2 साल पहले या कुछ 5 साल पहले। डोरमेंट वॉल्केनो, जो काफी टाइम हो गया इसको इरप्ट हुए हुए, यानी कि 50, 60, 100 साल हो गए इसको। और एक्सटेंट वॉल्केनो, जो अभी तक ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर अभी तक जो है वो इवॉल्व नहीं हुआ है, वो इरप्ट नहीं हुआ है, इसका मैग्मा चैम्बर कंप्लीटली खाली है, ठीक। अब बात करते हैं इसके दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन, यानी कि जो मैग्मा है वो कैसे बाहर आ रहा है, ठीक है। तो 2 टाइप के हैं इसके अंदर, सेंट्रल इरप्शन और फिशर इरप्शन। सेंट्रल इरप्शन मतलब जो एक पाइप से बाहर आ रहा है, एक सेंट्रल पाइप है जिससे मैग्मा बाहर आ रहा है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल इरप्शन टाइप, ठीक है। जब इरप्शन एक वेंट और ओपनिंग से होता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल इरप्शन टाइप। और इसकी खासियत यह है दोस्तों, जब ये किसी पाइप से बाहर आता है तो सारा मैग्मा, देखेंगे इसको मैं यहां बनाता हूं, ठीक है, ये एक सेंट्रल इरप्शन टाइप है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका पाइप है, सारा मैग्मा जो है वो इसी पाइप से बाहर आएगा, और इस क्रेटर से बाहर आने के बाद वो यहां इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है। जब ये रिपीटेड एक्टिविटीज होंगी तो ये एक माउंटेन शेप ले लेगा, एक कोन शेप ले लेगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं सेंट्रल इरप्शन टाइप, यानी कि जितने भी सेंट्रल इरप्शन टाइप वॉल्केनोस हैं उन सब का जो स्टेट है वो कोनिकल है, एक पहाड़नुमा स्ट्रक्चर बनता है हमेशा सेंट्रल इरप्शन टाइप वॉल्केनोस से, ठीक। फिर दूसरा इसका टाइप है फिशर वॉल्केनो। फिशर वॉल्केनो वो होते हैं दोस्तों जो बन रहे हैं किसी क्रैक से बाहर आ रहे हैं, यानी कि ये एक अर्थ सरफेस है, यहाँ पे बहुत सारे क्रैक्स हैं, ठीक है, क्रैक्स हैं, और ये हमारा एस्टेनोस्फेयर है। जब यहाँ से मैग्मा कुछ क्रैक्स से बाहर आता है तो उसे हम कहते हैं फिशर टाइप, ठीक है। इसमें जो नॉर्मली जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनते हैं प्रोविंसेस, जैसे हमारा पूरा डेक्कन ट्राइब जो है, डेक्कन एरिया जो है हमारा, डेक्कन प्लेट्यू जो है वो पूरा फिशर टाइप इरप्शन से बना है, क्योंकि जो भी इसके अंदर मैग्मा बाहर आएगा, जब लावा बनेगा तो वो एक कोनिकल शेप नहीं लेता, वो काफी किलोमीटर्स तक फैल जाता है, ठीक है। और इसी वजह से ये एक पूरी प्रोविंस बन जाती है, जिसको हम डेक्कन ट्राइब्स कह सकते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द मोड ऑफ इरप्शन 2 टाइप के हैं, या तो पाइप से बाहर आएगा, ठीक है, या किसी क्रैक से बाहर आएगा। पाइप से अगर बाहर आ रहा है
तो वो होंगे हमारे सेंट्रल इरप्शन टाइप, जिससे हमेशा कोनिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। और अगर किसी क्रैक से बाहर आ रहा है तो उसे हम कहते हैं फिशर टाइप, जिससे हमारे प्रोविंसेस, फ्लड बेसल प्रोविंसेस या डेकन ट्राइब्स देखने को मिलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम तीसरी टाइप का जो वॉल्केनिक क्लासिफिकेशन है उसकी तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऑल राइट, अब बात करते हैं बेस्ड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लावा। ये भी एक क्लासिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, वो वॉल्केनोज जो बेसिक लावा इरप्ट करते हैं और वो वॉल्केनोज जो एसिडिक लावा इरप्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं बेसिक की और एसिडिक की। पहला कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि भाई बेसिक लावा वो होता है जो बेस होता है, यानी कि इसका पीएच स्केल 7 से ज़्यादा होता है, और एसिडिक वो होते हैं जो एसिड फॉर्म के अंदर निकलते हैं, इनका पीएच स्केल जो होता है 7 से कम होता है। 7 पे जो होता है वो न्यूट्रल होता है, जो हमारा पानी जो हम पीते हैं। ठीक, अब बेसिक लावा की खासियत ये होती है दोस्तों, बेसिक लावा जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब 2 वर्ड मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है और लेस विस्कस होता है। बेसिक लावा की मैं बात कर रहा हूँ। अब फ्लूइड और विस्कस को आप कैसे इमेजिन करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। फ्लूइडिटी और विस्कोसिटी जो होती है किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, लिक्विड या तो फ्लूइड हो सकता है या वो विस्कस हो सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एक पानी लिया, एक ग्लास में पानी लिया, उसके अंदर आपने शक्कर डाल दी, उसको आपने हिला लिया, तो वो एक शुगर सोल्यूशन बन गया। अगर आप उसको जमीन पे ढोलेंगे, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तक जाएगा। इसको हम कहते हैं फ्लूइडिटी, यानी कि एक सोल्यूशन की, एक पानी के घोल की, यानी कि एक वाटर फॉर्मेट के अंदर जो भी एक हमारा मैटर है उसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर सकता है, बहुत ज़्यादा देर तक ट्रैवल कर सकता है, उसी को हम कहते हैं फ्लूइडिटी। ठीक है, तो जो बेसिक लावा होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है। विस्कोसिटी वो होती है दोस्तों, अगर आप क्या करें, पानी लें, ठीक है, उसमें आप शक्कर डालें और आप इसको बॉईल करना शुरू कर दें, तो क्या होगा, पानी की चाशनी बन जाएगी। ये जो चाशनी होती है, अब आप इसको अगर आप जमीन पे ढोलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक नहीं जा पाएगा, या किलोमीटर तो मैं छोड़ो, अगर आप इसको जमीन पे ढोल रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। बजाय इसके वाटर सोल्यूशन के, जो आपने पानी का घोल बनाया था, वो ज़्यादा दूर तक जाएगा। तो वो प्रॉपर्टी जिसमें गाढ़ापन आ जाता है लिक्विड के अंदर, उसको हम कहते हैं विस्कोस या विस्कोसिटी। ठीक है, तो बेसिक लावा जो होता है उसकी फ्लूइडिटी अच्छी होती है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर सकता है। वो लेस विस्कस होता है, यानी कि वो गाढ़ा नहीं होता। इसका इसका जो एग्जांपल है मैंने आपको बताया, शक्कर का पानी या शक्कर की चाशनी। शक्कर का पानी जो है वो है फ्लूइड, ठीक है, वो उसकी फ्लूइडिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जो शक्कर की चाशनी है वो है विस्कस। ठीक है, विस्कस चीज़ें की फ्लूइडिटी नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते। तो बेसिक लावा जो है, पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि जो बेसिक लावा है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर इन फ्लूइडिटी होता है, उसकी विस्कोसिटी कम होती है, इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, और इससे बनते हैं शील्ड वॉल्केनोस। ठीक है, जिसको आगे मैं बताऊंगा शील्ड वॉल्केनोस क्या होते हैं। ठीक है, शील्ड वॉल्केनोस इसीलिए बनते हैं क्योंकि वो उनका जो लावा होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है और वो बहुत ज़्यादा आगे किलोमीटर तक निकल जाता है, जिसकी वजह से शील्ड वॉल्केनोस बनते हैं, जिसको मैं आगे बताऊंगा। फिर है दूसरा वॉल्केनोस ऑफ एसिडिक लावा। अब एसिडिक लावा जो होता है, ठीक है, पहली बात, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, इसी वजह से ये आगे तक किलोमीटर तक ट्रैवल नहीं कर सकता, ये वहीं रुक जाता है। ठीक है, और इसी की वजह से इसमें माउंटेनस स्ट्रक्चर बनते हैं, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कॉम्पोजिट वॉल्केनो। इसको मैं यहीं में आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको अभी पता पड़ जाएगा कि अगर वो लावा के 2 तरह के टाइप होंगे तो स्ट्रक्चर भी 2 अलग अलग तरह के बनेंगे। मान लीजिए ये एक वॉल्केनो है, ये इसका मैग्मा चैम्बर है, मान लेते हैं हम, ये इसका मैग्मा चैम्बर है। ठीक है, अब वॉल्केनो अगर इरप्ट हो रहा है किसी सेंट्रल वेंट से, यहाँ आने के बाद अगर इस वॉल्केनो के लावा की फ्लूइडिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स तक ये जा सकता है, तो क्या होगा, ये लावा जो है बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक जाएगा, यानी कि यहाँ तक जाएगा या इवन यहाँ तक भी जाएगा। ठीक है, फिर एक वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी, फिर ये यहाँ तक जाएगा, फिर ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है, फिर और होगी, इस तरह से ये बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स तक आप देख सकते हैं फैल जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं शील्ड वॉल्केनो, जो अर्थ पे एक ढाल की तरह जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं वॉल्केनोस के होने के बाद। जैसे ही वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, जो लावा बाहर आया, वो लावा बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक फैल गया, जिसकी वजह से एक ढाल की तरह स्ट्रक्चर बन गया, उसे हम कहते हैं शील्ड वॉल्केनो। और वो शील्ड वॉल्केनोस के अंदर हमेशा आपको बेसिक लावा देखने को मिलेगा, और बेसिक लावा जो होता है उसकी फ्लूइडिटी बहुत अच्छी होती है, वो लेस विस्कस होते हैं। ठीक है, और इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे कम होता है। ठीक है, एक केस तो ये हो गया। तो आप देख सकते हैं कि भाई वॉल्केनिक लावा टाइप से भी आप इसके स्ट्रक्चर को पहचान सकते हैं। दूसरा है एसिडिक लावा। मान लीजिए फिर से ये सेंट्रल इरप्शन टाइप, सॉरी ये डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। ठीक है, मान लीजिए फिर से एक सेंट्रल इरप्शन टाइप हम बनाते हैं। ठीक है, अब जो है ये मैग्मा ऊपर की तरफ आया, ज्वालामुखी फटा, लावा आया। अब ये जो लावा है ये बहुत ज़्यादा विस्कस है, ये फ्लूइड नहीं है, तो क्या करेगा, ये यहीं इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है,
यहीं इकट्ठा होना शुरू हो गया। फिर एक वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, फिर ये यहीं इकट्ठा हो गया, ठीक है। फिर एक बार वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई तो ये इकट्ठा हो गया। तो आप देख रहे हैं इससे क्या बन रहा है, एक पहाड़नुमा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जो भी वॉल्केनिक एक्टिविटी जो पहाड़नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनका जो वॉल्केनिक टाइप, उनका जो लावा टाइप होता है वो हमेशा एसिडिक होता है। कारण यह है कि एसिडिक लावा जो है बहुत दूर तक नहीं जा सकता, वो हाईली विस्कस होता है, वो फ्लूइड नहीं होता है। बेसिक लावा हाईली फ्लूइड होता है और लेस विस्कस होता है। एसिडिक लावा जो होता है वो हाईली विस्कस होता है और लेस फ्लूइड होता है, ठीक है। इसके बेस्ट एग्जांपल हमने देखे कि भाई ये है शील्ड वॉल्केनो, जिससे शील्ड बनती है, ढाल बनती है, क्योंकि लावा काफी ज्यादा किलोमीटर तक चला जाता है, जिसकी वजह से एक ढाल नुमा स्ट्रक्चर बनता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने देखा एसिडिक के अंदर कॉम्पोजिट वॉल्केनो, क्योंकि लावा जो है काफी ज्यादा देर तक, काफी ज्यादा किलोमीटर तक नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से वो वहीं जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेड वॉल्केनिक एक्टिविटीज से क्या हो रहा है, एक कोनिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक। तो ये हमने पढ़ लिया है एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमने 3 तरह के क्लासिफिकेशन देखे बेस्ड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, जिसके अंदर आते हैं हमारे एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। बेस्ड अपॉन द मोड ऑफ इरप्शन, सेंट्रल इरप्शन टाइप, यानी कि एक सेंट्रल पाइप से आ रहा है या कुछ क्रैक से बाहर आ रहा है, जिसको हम कहते हैं फिशर। फिर हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लावा, ठीक है। अगर बेसिक लावा होगा तो वो बहुत ज्यादा फ्लूइड होगा, लेस विस्कस होगा, ज्यादा किलोमीटर तक जाएगा और वो शील्ड वॉल्केनोस बनाएगा, ठीक है। अगर एसिडिक लावा होगा तो वो हाईली विस्कस होगा, लेस फ्लूइड होगा, कम किलोमीटर तक जाएगा और वो कोन्स बनाएगा, जिसको हम कहते हैं कंपोजिट वॉल्केनो। क्लियर, ठीक है। आधी चीज तो ये इसी फ्लोचार्ट से आप समझ सकते हैं, तो एग्जाम में आपको ये फ्लोचार्ट बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और एक्टिव वॉल्केनो कैसे होते हैं। एक्टिव वॉल्केनो आप जानते हैं मैग्मा चैम्बर इसका एक्टिव है और एक्टिवली ये इरप्ट हुआ है, बिल्कुल रिसेंटली इरप्ट हुआ है। डोरमेंट वॉल्केनो वो होते हैं दोस्तों जिसका मैग्मा चैम्बर अभी भी मौजूद है और ये लेकिन अभी इरप्ट नहीं हो रहा है, यहां से सिर्फ धुआं निकल रहा है, इसको कहते हैं डोरमेंट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो वो होता है जिसका मैग्मा चैम्बर पूरा खाली हो चुका है और अब इसके अंदर चांस ही नहीं है कि यहां से वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी, इसको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। यहां पे इसके रियल लाइफ डायग्राम देख सकते हैं, ये है एक्टिव वॉल्केनो का डायग्राम, ठीक है। ये है एक्टिव वॉल्केनो की रियल लाइफ फोटो है, ये है डोरमेंट वॉल्केनो। मैग्मा चैम्बर मौजूद है लेकिन फिलहाल अभी इसमें से सिर्फ गैसेस निकल रही हैं, धुआं निकल रहा है। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो के अंदर क्या होगा, मैग्मा चैम्बर कंप्लीटली खाली हो गया है और अब इसमें फ्यूचर में कभी भी जो है जिंदगी में कभी भी ये इरप्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसको विजुअलाइज करा दिया ताकि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आए। काफ़ी लोगों को दिक्कत आ जाती है कि भाई एक्टिव कैसा होता है, डोरमेंट कैसा होता है और एक्सटिंक्ट कैसा होता है, तो अगर आप इसको विजुअलाइज कर लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो एक क्लासिफिकेशन और है, वॉल्केनोस को हम उनके अपीयरेंस से भी क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई अगर किसी वॉल्केनो के हमें स्टीप स्लोप्स देखने को मिलते हैं या कभी जेंटल स्लोप्स देखने को मिलते हैं तो हम बता सकते हैं स्टीप स्लोप कब बनेंगे दोस्तों। स्टीप स्लोप्स तब बनेंगे जब उसका लावा जो है वो बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक नहीं जा पा रहा है, ठीक है। यानी कि लावा जो है वो हाईली विस्कस है और हाईली विस्कस लावा होता है एसिडिक का, और एसिडिक लावा जब निकलता है तो क्या बनते हैं, कॉम्पोजिट वॉल्केनो। तो अपीयरेंस से अगर हम देखें तो भाई कॉम्पोजिट वॉल्केनो हो सकता है या शील्ड वॉल्केनो हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, या तो वो कोन बनाएगा या वो ढाल बनाएगा, ठीक है। अब इनके अपीयरेंस से हम इनके इरप्शन को देख सकते हैं, ठीक है। आज अगर आपको सामने दिख जाए एक ढाल नुमा वॉल्केनिक स्ट्रक्चर तो आप बता नहीं सकते कि ये किस तरह का इसका इरप्शन है, ये इसका जो लावा जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, आप बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे लिखा हुआ है अपीयरेंस से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इनके टाइप ऑफ इरप्शन और इनके लावा टाइप। जो स्टीप स्लोप्स होंगे उनका जो एक्सप्लोजन होता है बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा वायलेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि एसिडिक लावा जब होगा तो हमेशा वायलेंट वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं, ठीक है। और एसिडिक लावा क्यों होता है, क्योंकि एसिडिक लावा जो है काफी ज्यादा किलोमीटर तक नहीं जा सकता, इसी वजह से जब भी वो इरप्ट होगा, जब भी वो पृथ्वी की सतह पर आएगा तो वो वहीं जाके गिर जाएगा और गिरने की वजह से वो एक कोन स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। जेंटल स्लोप में क्या होगा, वो लावा जो है वो बहुत ज्यादा किलोमीटर तक जाएगा। किलोमीटर तक क्यों जाता है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम होती है, फ्लूइडिटी ज्यादा होती है, और वो लावा होता है बेसिक लावा। और जब ऐसा होगा तो उससे क्या बनेंगे, शील्ड वॉल्केनोस बनेंगे, और शील्ड वॉल्केनोस जो होते हैं वो नॉन वायलेंट होते हैं, यानी कि ये क्वाइट इरप्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये एक कह सकते हैं कि आप इसका क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन द अपीयरेंस, और अगर आपको अपीयरेंस पता है तो आप इसका इरप्शन और लावा टाइप भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। केवल आप इसको देख के बता सकते हैं कि ये एक कंपोजिट वॉल्केनो है और ये एक शील्ड वॉल्केनो है। शील्ड वॉल्केनो को आप देख के बता सकते हैं, देखिए किस तरह से इसकी एक ढाल बन रही है, आप देख सकते हैं किस तरह से एक ढालनुमा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, या देखेंगे एक शील्ड जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे हमें एक कोनिकल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। कोनिकल स्ट्रक्चर तभी बनता है जब लावा ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता, ढाल तभी बनती है जब लावा काफ़ी ज़्यादा दूर तक फैल जाता है, ठीक है। जो लावा काफ़ी ज़्यादा दूर तक फैलता है उसे हम बेसिक कहते हैं, जो लावा कम किलोमीटर तक फैलता है उसे हम एसिडिक कहते हैं, ठीक है। एसिडिक लावा से हमेशा एक्सप्लोजिव इरप्शंस होते हैं और बेसिक लावा से हमेशा नॉन वायलेंट इरप्शंस होते हैं, यानी कि क्वाइट इरप्शंस होते हैं, ठीक।
अब हम बात करते हैं वॉल्केनोस एंड प्लेट मार्जिन्स। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, प्लेट टेक्टोनिक के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अभी हम इसको फिर से देख लेते हैं। तो भैया बात करेंगे किस तरह के प्लेट मूवमेंट से किस तरह के वॉल्केनोस हमें देखने को मिलेंगे। तो जब भी दोस्तों कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज है, यानी कि दो प्लेट कन्वर्ज कर रही हैं, तो जब दो प्लेट कन्वर्ज करती है तो क्या होता है, एक प्लेट नीचे चली जाती है और एक प्लेट उसके ऊपर चढ़ जाती है। जो प्लेट नीचे जाती है, ठीक है, वहां पे बनता है एक सबडक्शन जोन, और सबडक्शन जोन से क्या होता है, ये क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो जाती है और हमारे मेंटल में जाके मिल जाती है, जिससे हमारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है। तो जब भी कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज होंगी, ठीक है, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज होंगी हमेशा, उससे हमारे कॉम्पोजिट वॉल्केनो हमें देखने को मिलता है। कॉम्पोजिट वॉल्केनो के अंदर क्या होता है, हमेशा एसिडिक लावा होता है, ठीक है। कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री से हमेशा हमको कॉम्पोजिट वॉल्केनो देखने को मिलेंगे, और ये इरप्शन जो होगा वो बहुत ज्यादा लाउड होगा। दोनों तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है प्लेट बाउंड्री जो है वो कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्ज करने के बाद ये सबडक्ट हो रही है, सबडक्ट होने के बाद ये फिर से वॉल्केनिक एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। तो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री से हमेशा कॉम्पोजिट वॉल्केनो देखने को मिलते हैं और ये वायलेंट होते हैं। इसके अलावा मैंने हॉटस्पॉट की भी बात की थी। हॉटस्पॉट क्या है, हॉटस्पॉट जो है वो फिक्स्ड लावा सोर्स है, सॉरी फिक्स्ड मैग्मा सोर्स है, ठीक है। ये वो इलाके हैं हमारे प्लेट टेक्टोनिक्स के नीचे, ये वो इलाके हैं हमारे मेंटल में जहां पर कन्वेक्टिव करंट नहीं चल रही है, ठीक है। ये फिक्स हो चुके हैं हमारे प्लेट्स के नीचे, और यहाँ पे कंटिन्यूस जो है वो हीट इसको मिल रही है, और इसी को फिक्स्ड मोल्टन मैग्मा सोर्स को हम कहते हैं मैग्मा प्लम। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट टाइम हमने अभी एमसीक्यू के अंदर डिस्कस किया था हॉटस्पॉट क्या होते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हवाई आइलैंड्स, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो हॉटस्पॉट क्या है, फिक्स सोर्स है मैग्मा के, जिसको मैग्नेटल प्लम कहते हैं। तो हमेशा हॉटस्पॉट पे आपको शील्ड वॉल्केनो देखने को मिलेंगे, आपको कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज पे हमेशा कॉम्पोजिट वॉल्केनो देखने को मिलेंगे, ठीक है। और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे दोस्तों आपको फिशर टाइप वॉल्केनो देखने को मिलेंगे। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज ये है, इसका बेस्ट एग्जांपल है मिड ओशनिक रिजेस, ठीक है। जब दरारों में से जब वॉल्केनोस बाहर आते हैं, जब दरारों में से लावा बाहर आ रहा है, उसको हम कहते हैं फिशर टाइप वॉल्केनो, जिसका आप देख सकते हैं सी फ्लोर वॉल्केनिज्म इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो तीन तरह की बाउंड्री है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। कंपोजिट ट्रांसफॉर्म से तो मतलब ही नहीं है, आपको दो तरह की देखनी है, तीन तरह की है वैसे तो, और तीन तरह के वॉल्केनोस हैं, कॉम्पोजिट, शील्ड एंड योर फिशर टाइप, जिसको हम सीफ्लोर कहते हैं। तो कन्वर्जन जहां भी होगा वहां पर आपको कॉम्पोजिट वॉल्केनो देखने को मिलेंगे, जो लाउड होते हैं और एक्सप्लोसिव होते हैं, ठीक है। हॉटस्पॉट के नीचे आपको शील्ड टाइप ऑफ वॉल्केनो देखने को मिलेंगे, जो एक ढाल बनाते हैं, ठीक है, जिसका एसिडिक जिसका जो लावा होगा वो बेसिक होगा, ठीक है। इसके अलावा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे आपको हमेशा फिशर टाइप वॉल्केनो देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो क्रैक्स से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो प्लेट्स एंड वॉल्केनिक मार्जिन्स का हमने रिलेशन देख लिया है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आता है तो आपको कोई भी अब इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई कॉम्पोजिट वॉल्केनो जो है वो किन प्लेट बाउंड्रीज से बनते हैं, तो आपको सीधा सीधा दिमाग लगाना है कि कॉम्पोजिट वॉल्केनो बनते हैं कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज से। अगर आपसे पूछ लिया कि शील्ड वॉल्केनोस किस तरह के प्लेट बाउंड्रीज से बनते हैं, और अगर आपको यहाँ पे दे दिए डाइवर्जन, कन्वर्जन और एक हॉटस्पॉट, अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है तो आपको सीधा हॉटस्पॉट पर टिक करना है दोस्तों, क्योंकि शील्ड वॉल्केनो जो है वो नॉर्मली हॉटस्पॉट के ऊपर देखे गए हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भाई फिशर टाइप जो इरप्शंस होते हैं वो किन तरह की प्लेट बाउंड्री से देखने को मिलते हैं, तो उसका एग्जांपल होगा डाइवर्जन प्लेट बाउंड्रीज, ठीक। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो अब आपको दिखा देता हूं कि मैं शील्ड वॉल्केनो, कंपोजिट वॉल्केनो किस तरह से दिखते हैं। तो वॉल्केनो के जो बेसिक क्राइटेरिया हैं वो तीन तरह के हैं, और एक इसके अंदर दो तीन और जुड़े हुए हैं। पहला तो है शील्ड वॉल्केनो, जो एक ढाल नुमा स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। शील्ड वॉल्केनो जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, जेंटल स्लोप होते हैं, इसके अंदर नॉन एक्सप्लोसिव होते हैं क्योंकि बेसिक लावा है, ठीक है। और इसका जो लावा है वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है, लेस विस्कस होता है। तो इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है शील्ड वॉल्केनो पे, ठीक है। कॉम्पोजिट वॉल्केनो, ठीक है, कॉम्पोजिट वॉल्केनो क्या होते हैं, कॉम्पोजिट वॉल्केनो वो होते हैं जो बेसिकली, पहली बात तो क्या है, कॉम्पोजिट वॉल्केनो में जो ये वेंट है, सेंट्रल वेंट तो है, लेकिन साथ में इसके दो तीन वेंट आपको और देखने को मिलेंगे, सेकेंडरी वेंट हमें और देखने को मिलते हैं, ठीक है। कॉम्पोजिट वॉल्केनो जो होते हैं थोड़े से वायलेंट होते हैं, और वायलेंट होने की वजह से ये एक कोनिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और कोनिकल स्ट्रक्चर जब बनता है मतलब इसका जो लावा है वो एसिडिक है, ठीक है। इसके अलावा फिशर टाइप आप जानते ही हैं, जो क्रैक्स से बाहर आ रहे हैं, ये आप क्रैक्स देख सकते हैं, यहाँ से जब वॉल्केनोस बाहर आते हैं तो उसको हम फिशर टाइप कहते हैं। इसके अलावा एक और एक टाइप होता है जिसको हम कहते हैं कैल्डेरा। कई बार क्या होता है दोस्तों, कंपोजिट वॉल्केनो में ही, ठीक है, कंपोजिट वॉल्केनो के अंदर ही कई बार क्या होता है, जब मैग्मा ऊपर आ रहा है सरफेस पे, जब इस सरफेस पे आता है तो वो इतनी जोर से इरप्ट होता है कि वो अपने खुद के क्रेटर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कि कई बार ऐसा होता है वॉल्केनिक एक्टिविटीज के अंदर, जब ज्वालामुखी फटता है तो वो इतना जोर से फटता है, इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है कि वो अपने खुद के क्रेटर को, जहां से वो आया है उसी को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा खड्डा बन जाता है, एक बहुत बड़ा आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगा इसकी ओपनिंग पे। तो इस तरह के वॉल्केनोस को हम कहते हैं कैल्डेरास। वो वॉल्केनो जहां पर बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव एक्टिविटी हुई, और एक्सप्लोसिव एक्टिविटी की वजह से उसका जो क्रेटर है
जो वहां पर एक गड्ढा बन गया और गड्ढा बन गया वहां पे पानी भर जाता है जिससे क्रेटर लेक्स बनते हैं, उस तरह के वॉल्केनो को हम कहते हैं कैल्डेरास। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सेंटर कोन जो होते हैं वो कॉम्पोजिट वॉल्केनो का छोटा भाई है। ठीक है, ये स्मॉल होंगे, ठीक है, एक्सप्लोसिव ये भी होंगे और इसके स्टीप साइड भी होंगे, लेकिन इसकी जो हाइट होती है वो थोड़ी सी कम होती है। कॉम्पोजिट वॉल्केनो की हाइट जो होती है काफी ज्यादा होती है, कई बार 8000 फीट तक भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जितने भी ये वॉल्केनोस आप देख रहे हैं, ठीक है, चाहे वो शील्ड वॉल्केनो हो, ठीक है, चाहे वो शील्ड वॉल्केनो हो, चाहे वो कॉम्पोजिट हो, चाहे वो हमारा सिंडर कोन हो, ये सारे सेंट्रल इरप्शन है। ठीक है, यानी कि एक वेंट से बाहर आ रहे हैं। इवन कैल्डेरा भी एक सेंट्रल इरप्शन है। केवल जो फिशर वाले होते हैं वो हमेशा दरारों से बाहर आते हैं। ठीक है, तो ये हमने, अगर आप इसके इरप्शन के मोड का पूछेंगे तो ये फिर दो टाइप की हैं। ठीक है, अगर आप इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन देख रहे हैं या इसके लावा के बेस पे देख रहे हैं तो फिर ये 2-3 टाइप के हैं। शील्ड वॉल्केनो में बेसिक लावा है, कॉम्पोजिट के अंदर एसिडिक लावा है, सिंडर कोन के अंदर एसिडिक लावा है, कैल्डेरा के अंदर भी एसिडिक लावा है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट। ठीक है, अब हम थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं कि भाई एग्जांपल्स क्या है। सेंट्रल इरप्शन टाइप जो भी वॉल्केनो होंगे, यानी कि जिसका सेंट्रल वेंट से निकल रहा है लावा, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे स्ट्रोम्बोलियन वॉल्केनो, वोल्केनियन वॉल्केनो, प्लीनियन एंड विसुविसियस। ठीक है, ये इसके 2-3 इसके एग्जांपल हैं। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से क्या एक सेंट्रल इरप्शन टाइप वॉल्केनो है, तो स्ट्रोम्बोलियन, वोल्केनियन, प्लीनियन एंड प्लियन, इसको बोलते हैं, प्लीनियन नहीं प्लियन कहेंगे इसको, और विसुविसियस, ये सारे जो हैं वो हमारे सेंट्रल इरप्शन टाइप है, यानी कि एक वेंट से निकल के आ रहे हैं। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए फिशर टाइप का, तो उसमें 2 हैं, हवाई आइलैंड्स जिसको हमने देखा था जो एक हॉटस्पॉट है, और आइसलैंड। आइसलैंड क्यों? क्योंकि ये मिड ओशनिक रीजस पे मौजूद है। मिड ओशनिक रीजस जो है वो एक फिशर टाइप इरप्शन है, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, ये नाम मैंने इसलिए दिए दोस्तों क्योंकि कई बार आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से क्या एक सेंट्रल इरप्शन टाइप है या इनमें से क्या एक फिशर इरप्शन टाइप वॉल्केनो है। तो सेंट्रल इरप्शन टाइप के कुछ नाम है, स्ट्रोम्बोलियन है, वोल्केनियन है, प्लीनियन है और विसुविसियस है। इसके अलावा फिशर टाइप की अगर हम बात करें जो क्रैक से बाहर आते हैं, उसमें है हवाई और आइसलैंड। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको यहाँ पर शील्ड वॉल्केनो भी दिखा दिया है, ठीक है, जो एक ढाल जैसा बना रहा है, इसका लावा हमेशा बेसिक होगा। ठीक है, कॉम्पोजिट वॉल्केनो दिखा दिया जो एक कोन जैसा बनाता है, और कॉम्पोजिट और सेंटर कोन में यही फर्क है। कॉम्पोजिट के अंदर आपको एक मेन वेंट तो दिखेगी, लेकिन आपको यहाँ पे सेकेंडरी वेंट्स भी देखने को मिलती है। ठीक है, कॉम्पोजिट सेंटर कोन के अंदर एक ही वेंट होती है। ठीक है, सेंटर कोन की थोड़ी सी हाइट थोड़ी सी कम होती है, कॉम्पोजिट की हाइट थोड़ी ज्यादा होती है। इसके अलावा कैल्डेरास वो होते हैं, कई बार ज्वालामुखी फटता है तो वो इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है कि वो अपनी खुद के क्रेटर को, जहां से वो बाहर आ रहा है, उसी को ही उड़ा देता है, जिसकी वजह से एक डिप्रेशन बन जाता है, एक गड्ढा बन जाता है, उसको हम कहते हैं क्रेटर लेक्स, उसको हम कहते हैं कैल्डेरास। उस तरह के वॉल्केनोस को हम कहते हैं कैल्डेरास। ठीक, तो ये है शील्ड वॉल्केनो, ये है सिंडर कोन, ये है कॉम्पोजिट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, यानी कि जब भी वॉल्केनो बाहर आ रहा है तो सरफेस पे किस तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। और कई बार क्या होता है, ज्वालामुखी बाहर नहीं आ पाया, वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं हो पाई, जो मैग्मा है ऊपर की तरफ चढ़ा जरूर, ठीक है, वो कन्वेक्टिव करंट से की तरफ ऊपर चढ़ा जरूर, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाया, वो इरप्ट नहीं हो पाया, तो उससे हमारे क्रस्ट के नीचे मेंटल में कुछ वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जैसे बेथोलिथ, फैकोलिथ, ठीक है, लेपोलिथ, डोम्स, ठीक है, डाइक्स, इस तरह के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। तो वो होते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया है तो फिर से एक बार आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और आप मेरा कोड लगाना मत बोलिए SMNET, जिससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आपकी जो मंथली फी है वो दोस्तों 2 साल के लिए वो 472 रुपये हो जाएगी, जो बहुत ही फायदेमंद वाली बात है। और आप हमसे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। लेट्स क्रैक UGC NET का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच।